नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो भी हमसे नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, आने वाली परीक्षाओं में अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आप ऑफिशियल पेज पे जाइए, जो वहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से क्लासेस संख्या 1 से देखेंगे। यकीनन आपको लाभ ही नहीं होगा, आपका चयन भी सुनिश्चित होगा। इसी के साथ में अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य मात्र इतना है, आपको कोई क्लास अपलोड हो गई है उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, या आज क्लास नहीं होगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। जो कवि या आगे जिन कवियों को हम पढ़ रहे हैं, जिस कालखंड विशेष को पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित जो इतिहासकारों के कथन होते हैं, जो परिभाषाएं होती हैं, वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ जो भी कवियों की पंक्तियां होती हैं परीक्षा उपयोगी, वो भी हम आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF प्रोवाइड कराते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। इतना मात्र उद्देश्य है। बाकी कोई हमें पर्सनल ये फ़ोन नहीं करेगा कि मैम आप हमें नोट्स दे दीजिए, तो यहाँ पे कोई नोट्स नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, ना ही कोई नोट्स बेचा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। यहाँ से जो तथ्य छूट जाते हैं वो हमें लगता है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं, ताकि उनको आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। जो पढ़ाने की चीज़ें होती हैं, जो पढ़ाने के तथ्य होते हैं, वो हम आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं। इसी के साथ में एक थोड़ी सी चेतावनी थी, वार्निंग थी आप लोगों के लिए कि जो व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ़्ट होके जा रहे हैं वो दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन उनको नहीं किया जाएगा। इसलिए क्योंकि देखिए, जो आपका एक तरीके से आपका है प्रबंधक महोदय हैं, जिनका DS एकेडमी है, या जो आपकी पूरा जो आपका जो मैनेजमेंट है, आपकी जो क्लासेज हैं, सारा कुछ समय एक नियम रूप में समय से देते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करते हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसको संचालित करते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनके हाथ में रहती हैं। जो आपके प्रबंधक महोदय एक तरीके से हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप एक बार लेफ़्ट करके चले जाते हो, फिर आप दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हो, तो उनको पता रहता है कि आप किस नंबर से लेफ़्ट करके गए हो और किस नंबर से आप आ रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। मानते हैं कि आप जुड़े हो, आपको कुछ दिन से कुछ गतिविधि व्हाट्सएप ग्रुप में समूह में ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कारण हम लोग आपको हम बताए हुए हैं कि थोड़ा सा आश्वस्त थे। अब थोड़ा अपने क्रम में आएंगे तो कुछ समय लगेगा, लेकिन चीज़ें आपको सभी दी जाएंगी। अगर आपसे कहा गया है कि संपूर्ण TGT PGT का कोर्स हम आपको फ्री देंगे, तो उसमें आपसे बचेगा कुछ नहीं। ये जो हमसे कैंडिडेट शुरू से जुड़े हुए हैं वो समझ रहे होंगे, उनको लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक, अगर हम बात करें आज आधुनिक काल पे, हम चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। चौथे चरण में प्रवेश करने के साथ ही में आप देखेंगे कि आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इतना विस्तृत हमने आपको पढ़ाया है। अगर आप आदिकाल से हिंदी साहित्य के इतिहास से रीतिकाल तक के प्रश्नों की अगर कहीं से भी कोई आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, कहीं कोई पेपर सॉल्व करते हैं, पुराने प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठा के देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कहीं से भी घुमाया जाए लेकिन आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इतना विश्वास हमें अपने पे है। बस ये है कि आप अच्छे से रिवीजन तथ्यों का करते रहिए। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ रहे हैं तो लेफ़्ट करके अगर आप जा रहे हैं तो आप दोबारा नहीं जुड़ेंगे। ये आप थोड़ा सा संज्ञान में बैठा लीजिएगा बात। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आपके आज चौथे चरण में हम प्रवेश करेंगे आधुनिक काल में। आधुनिक काल में प्रवेश करेंगे। आपको भी लग रहा है कि इतना, मतलब देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप खुद देख रहे होंगे कि 117 18वीं क्लास में हम आधुनिक काल में प्रवेश किए हैं, और जिसमें कि हमने आपको पंक्तियाँ नहीं पढ़ाई हैं वाइट बोर्ड पे, आपको कथन नहीं पढ़ाए हैं। क्यों? क्योंकि समय का कहीं ना कहीं अभाव है। हम चाह रहे हैं कि आपका पाठ्यक्रम परीक्षा से 1-2 माह पूर्व आपके पास मतलब एक कंप्लीट हो जाए, ताकि आप अच्छे से तथ्यों को रिवीजन दे सके। ठीक है, इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। तो एक मर्यादा में रह के आप व्हाट्सएप का जो समूह है, आपकी सुविधा के लिए आप देखते होंगे कि रविवार को, प्रत्येक रविवार को व्हाट्सएप चैट ओपन की जाती है। आपकी समस्याएं हैं, आप उनको समस्याओं को लिख सकते हो, हम उनका समाधान कर सकते हैं। आपको इंक्वायरी नंबर भी दिया है, आपको कोई जानकारी
जानकारी लेनी है, आप कहीं पे फंस रहे हैं, ये मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप शोध कर रहे हैं, क्या विषय लें, कैसे करें, तो उस सब के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र इतना ही नहीं है कि हम आपसे पढ़ाएं, आपका अपना परिवार है, हम आपके अपने परिवार के एक कह सकते हैं मुखिया के रूप में, और आपको हमसे जो सहायता चाहिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय शाम को 7 से रात्रि 9 बजे का है, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक आप सभी को दिख रहा होगा, आपका सहयोग था, आभारी हूँ आपके सहयोग की कि आपने मुझे इतना सहयोग दिया कि आज हम जब शुरू किया था तो नहीं पता था कि इतना लंबा कारवां हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के सहयोग से ये बढ़ता चल रहा है, ठीक है। तो आभारी हूँ आप लोगों की कि आप इतना मुझे स्नेह देते हो, और आपकी जो कमेंट होती हैं उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करती हूँ। आपसे जो वादा किया है उस पे तो खरा उतरने का प्रयास कर ही रही हूँ। मुझे कमेंट था कि आधुनिक काल बहुत विस्तृत पढ़ाइएगा, और मैं इतना विस्तृत पढ़ाऊँगी कि आपने पढ़ा भी नहीं होगा। बस आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना है, अपनी फैमिली जो ये आपका अपना परिवार है इसकी संख्या को बढ़ाना है, और जितना मैं पढ़ाऊँगी मुझे नहीं लगता कि वहाँ से प्रश्न बचेगा आपका, ठीक है। क्लासों की आप क्लासों की संख्या की बात हमें आ रही थी कि मैम क्लासों की संख्या बढ़ा दीजिए। क्लासों की संख्या बढ़ा दी जा रही है फिर से। आने वाले 1-2 दिन में आपको 3 क्लासेस देखने को मिलेंगी प्रतिदिन। इसी के साथ में आप जो भी कैंडिडेट हमसे कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, जो कंटिन्यू हमारी क्लास देख रहे हैं, वो थोड़ा सा समयबद्ध हो के क्लास देखिए। आप क्लास देखने आते हो, क्लास को लाइक कीजिए, पूरी क्लास आप देख लेते हो, उसके बाद में आपको जो उचित लगता है वो आप कमेंट कर दिया कीजिए, या कोई हम प्रश्न करते हैं तो वो आप कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के चरण में। आधुनिक काल में हम प्रवेश कर रहे हैं। आधुनिक मतलब ही आता है आधुनिक। देखिए, अभी तक हमने देखा था, आदिकाल में हमने देखा तो राजा महाराजा उनके आश्रय में रह के कवि लिख रहे थे। दूसरा चरण आया हमारा भक्ति काल। भक्ति काल में हमने देखा कि जनता जो थी वो भक्ति की ओर उन्मुख हो गई थी, ठीक है। देखिए, कोई भी क्रम हमने शुरू में ही बताया था, कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। ये नहीं है कि भाई 1857 आ गया तो अब यहाँ से ये चीज़ शुरू हो गई, नहीं, प्रवृत्तियाँ दूसरी भी मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं था। उसके बाद में भक्ति में जो आपके जो जनता थी जो वो भक्ति में लिप्त हो गई थी। इसी के बाद में कुछ समय बाद का जो समय आया, उसके बाद में आपने देखा रीति काल में कि नायक नायिका के रूप में बहुत ज़्यादा मतलब रीति ग्रंथ लिखे गए। अश्लीलता, विलासिता, हर तरीके से जिन आलोचकों से जो कहा गया उन्होंने वो इस समय को कहा। इसी के साथ में अब देखिए कहाँ तो एक तरीके से रीति काल जो था वो भी दरबारी साहित्य था, दरबार में लिखा जा रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जो कवि थे वो किसी न किसी कवि के राजा के आश्रम में रह के ही लिख रहे थे, चाहे वो पद्माकर हो, देव हो, केशव हो, घनानंद हो, बोधा हो, आलम हो, बिहारी हो, जिनको भी पढ़ा आपने, भूषण हो, सबको देखा आपने। इसी के साथ में अब आप देखेंगे आधुनिक काल। देखिए, तो आधुनिक काल एकदम से आधुनिक नहीं हो गया। बीजांकुर अगर हुआ था तो बीजांकुर तो आदिकाल में हुआ था। जैसा कि आप देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था, तो उनका कहीं ना कहीं सार्थक था। जब हमने समझाया था, हमने बताया था कि इस आदिकाल में बहुत ज़्यादा प्रवृत्तियाँ प्रस्फुटित हो रही थी, छोटे छोटे अंकुर वहाँ पे दिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि बीज वपन यानी कि बीज को बोया जाना, ठीक है। इसी के साथ में वहाँ से बीजांकुर बढ़ते 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 बढ़ते, आपको पता है कि जब आप एक बीज को रोपते हैं भूमि में, ज़मीन में, तो उसके बाद वो प्रस्फुटित होने लगता है, खिलने लगता है, और उसके बाद उसमें से पेड़ निकलता है और फिर उसकी शाखाएं बढ़ने लगती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई थी। चलिए, ये जो 2 क्लासेस रहेंगी आज की और इससे अगली वाली वीडियो, इन 2 क्लासों में आप आधुनिक काल का बेस समझेंगे जो आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं जो बोर्ड पे हम देख रहे हैं, पहले इसको समझेंगे, इसी के साथ में बाकी के तथ्यों को समझेंगे। देखेंगे कि भारतेंदु युग, ऐसा नहीं था कि हम रीति काल से जैसे ही हम इस वीडियो में आए थे, हम आधुनिक काल का विभाजन करके आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र में भारतेंदु युग में प्रवेश करा देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें लग रहा है कि 3 से 4 वीडियो आपकी आएंगी। वो इसलिए आएंगी क्योंकि वहाँ पे चीज़ें छोड़ दी जाती हैं और वहाँ से प्रश्न बनता है, खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, कहाँ पे सबसे पहला रूप देखा गया, गद्य का विकास कैसे हुआ, गद्य किस किस में देखा गया, इन सभी पहलुओं पे आपको 2 से 3 वीडियो में चर्चा मिलेगी। और ये इतनी महत्वपूर्ण रहेगी कि यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, ठीक है। तो भारतेंदु युग और रीति काल से पहले का जो समय था, हम 2 से 3 वीडियो में उसको देखेंगे, और ये जबरदस्त वीडियो रहेंगी। आपको पूरे यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा, आपको नहीं मिलेंगी इस तरह की क्लासेस, ठीक है। चलिए बात करते हैं आधुनिक काल की।
आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल हिंदी भाषा और साहित्य के विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय काल है। बात करते हैं आधुनिक काल की भाषा की दृष्टि से। आदिकाल में आपने देखा था डिंगल पिंगल, ठीक है, अपभ्रंश, प्राकृत, ये भाषाएं चल रही थी। संस्कृत का भी रूप था, पाली भी थी, तो ये रूप आपको देखने को मिला आदिकाल में। विविधता थी भाषा की। भक्ति काल में आए आप, भक्ति काल में आपने अवधि देखी, ठीक है, अवधि ब्रज दोनों देखी, कहीं कहीं पे राजस्थानी भी मिली मिश्रित होके, ठीक है, सदुक्कुड़ी रूप में। इसके बाद में रीतिकाल में आ गए। रीतिकाल में आपने भाषाएं देखी थी ब्रज, और कुछ रचनाओं में छुटपुट में अवधि का भी पुट आपको देखने को मिला, ठीक है, राजस्थानी का भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, यहाँ पे साहित्य का विकास हुआ, क्योंकि अभी तक जो था, यहाँ तक आपने देखा था कि राष्ट्रीय चेतना नहीं दिखाई दी थी। यहाँ तक रीतिकाल तक आपको राष्ट्रीय चेतना बिल्कुल नहीं दिखाई दी थी, और भाषा का विकास हुआ। भाषा का विकास हुआ यानी कि भक्ति काल में, आदिकाल में आपने देखा था खड़ी बोली, लेकिन यहाँ पे आके वो अपने अग्रसर रूप में थी, ठीक है। यहाँ से जो आधुनिक काल में आगे खड़ी बोली का विकास हुआ, दक्खनी का विकास हुआ, राजस्थानी में, मारवाड़ी वगैरह में भी ग्रंथ लिखने शुरू हुए, ठीक है। और इसी के साथ में साहित्य का, तो आप कहें तो साहित्य का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक युग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगा था। जैसे कि आप देखेंगे पत्र पत्रिकाएं, प्रेस स्थापनाएं, और इसी के साथ में कुछ संस्थाएं भी स्थापित होने लगी थी। जैसा कि आपने देखा है, आपका प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, ठीक है, सत्यशोधक समाज है, तदीय समाज है। तो ये सब जो समाज एक संस्थाएं थी, ये भी प्रवृत्त होने लगी थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदलाव हुए थे। वो आर्थिक बदलाव भी थे, राजनीतिक बदलाव भी थे, सांस्कृतिक बदलाव भी थे, और धार्मिक बदलाव भी थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आधुनिक, ठीक है, आगे बात करते हैं। आधुनिक शब्द कालवाचक अधुना अव्यय से बना है। किससे बना है? अधुना अव्यय से बना है। अधुना का अर्थ है इस समय। अधुना का क्या अर्थ होता है? इस समय, यानी कि प्रेजेंट, संप्रीति, वर्तमान। आपके पास क्या है? इस समय, ठीक है, वर्तमान काल। ये किसके अर्थ निकले हैं? आपके अधुना, यानी कि आज, ठीक है, इस रूप में देखा जाता है। अतः आधुनिक का अर्थ है इस समय का, जो वर्तमान है, इस समय का, हाल का, कहते हैं ना कि हाल ही में ये घटना घटी है, ठीक है, नया, वर्तमान समय का। अगर इन सब अर्थ को देखें तो इस दृष्टि से केवल अपने उपस्थित समय को आधुनिक काल कह सकते हैं, ठीक है। आधुनिक काल, अब देखिए यहाँ पे इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। अगर हम व्याख्यान की बात करें तो हम पूरा 2 से 3 घंटे व्याख्यान दे जाएंगे, लेकिन आपको आनंद आएगा और यहाँ से आप चूकेंगे नहीं। फिर भी समय की मर्यादा है, क्लास को क्लास के तरीके से हमें देना है, कम समय में अधिक तथ्य देने हैं। देखिए, जैसे कि आप बात करें, हम बात कर लेते हैं कि 1900 के बाद से अब तक, ठीक है, आप आज पढ़ रहे हैं तब भी आधुनिक है। 1900 बात करें 1991, 1985, 1984, तो सबने वही पढ़ा है कि 1900 से अब तक। इसीलिए जो आपके आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, उन्होंने कुछ नए तथ्य दिए हैं। आगे जब विभाजन करेंगे तब हम देखेंगे कि कब से कब तक वास्तविक में माना जा सकता है, ठीक है। तो आधुनिक का मतलब ये है कि यहाँ से शिक्षा, नीति और शोषण, शोषित, इन सब का वर्चस्व बढ़ने लगा था। जैसे कि आप देखते हैं सती प्रथा, विधवा विवाह, इन सब पे सामाजिक अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये इन सब का बोलबाला था। लेकिन कहीं ना कहीं जो उन नायक हुए थे उस समय, जैसे आप देखेंगे राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, तो इन लोगों ने विरोध किया था और इन सबको कहीं ना कहीं एक तरीके से बंद करने का प्रयास किया था, और ये अपने कार्य में सफल भी हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से आधुनिक का प्रवेश हुआ था। बात करते हैं आधुनिक काल का अर्थ इतिहासकारों के अनुसार। यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इतिहासकार जिन्होंने आधुनिक काल को माना है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि आधुनिक काल से तात्पर्य क्या है कि मध्यकाल से भिन्नता, यानी कि मध्यकाल से अलग होकर। मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने 2 भागों में बांटा था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, यानी कि भक्ति काल और रीतिकाल, ठीक है। तो यहाँ पे नगेंद्र जी कह रहे हैं कि मध्यकाल से भिन्नता, यानी कि मध्यकाल से अलगाव, मध्यकाल से आधा, और नवीन यह लौकिक,
नवीन, जो इहलौकिक, ये जो वर्तमान का लोक है, दृष्टिकोण को अपनाना है। वर्तमान का जो दृष्टिकोण है उसको अपनाना आपका आधुनिक काल है। और ये जो आपका मध्यकाल है, इसकी जो भिन्नताएं थी इनको छोड़ना, ये इन्होंने बताया है डॉक्टर नगेंद्र ने, कि मध्यकाल की भिन्नताओं को छोड़ना और आधुनिक जो इहलौकिक है इसको अपनाना, जो वर्तमान में इस समय में प्रेजेंट में जो तथ्य जो घटित हो रही है, जब समाज में जो चेतना जाग रही है या कुछ मतलब जो प्रथाएं हैं उनका दमन किया जा रहा है, तो ये आधुनिक काल है, ऐसा कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। आपको दो ही शब्दों का ध्यान रखना है, मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक, इन दो शब्दों का प्रयोग डॉक्टर नगेंद्र ने किया है आधुनिक काल के संबंध में। बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की। यदि अंग्रेज न आए होते तो आधुनिक काल न आता। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि अंग्रेज न आए होते तो आधुनिक काल न आया होता। ऐसे ही डॉक्टर बच्चन सिंह आधुनिक काल में भी कहते हैं, वो भक्ति काल में कहते हैं कि यदि मुसलमान न आए होते तो भक्ति काल की ये लहर ना बही होती या ना चली होती। इसी तरह इन्होंने आधुनिक काल के लिए भी ये इन शब्दों का प्रयोग किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि यदि अंग्रेज, यानी कि बच्चन सिंह ने अंग्रेजों को ही आधुनिक काल के उदय का कारण माना है। यदि देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न बन भी सकता है, ठीक है, आप इसको पॉइंट को नोट करके रखिएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह के दूसरा कथन है कि आधुनिक काल ले आने का श्रेय अंग्रेजी उपनिवेशवाद को है। अंग्रेजी उपनिवेशवाद को आधुनिक काल के उदय का कारण किसने माना है? आपके डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और अगर बात कहें अंग्रेज कहें या अंग्रेजी उपनिवेशवाद, दोनों शब्दों में डॉक्टर बच्चन सिंह ही रहेंगे। बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे डॉक्टर बच्चन सिंह की, कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल, जो वर्तमान परिस्थितियां थी उनके अनुकूल किसी विषय व विचारों का प्रस्तुतिकरण ही आधुनिकता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्लास में थोड़ा हम कम देख पाएंगे, समझेंगे ज़्यादा इस क्लास में। चलिए, आने वाली 2 क्लास से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, आप मिस ना कीजिएगा और समय से क्लास आप देखते रहिए। सबसे बड़ी बात है, आप समय से क्लास देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद में देखिए आप आधुनिक काल आप कभी भूले नहीं भूलेंगे। बात कर लेते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ये कहते हैं कि पारलौकिक विषय को छोड़कर, पारलौकिक विषय को छोड़कर, पारलौकिक विषयों को छोड़कर वर्तमान संदर्भों में साहित्य लेखन, वर्तमान संदर्भों में साहित्य लेखन ही आधुनिकता है। साहित्य लेखन ही आधुनिकता है, ये कथन है आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेगा नहीं, लेकिन हम बस थोड़ा सा लिखवाना चाह रहे थे। बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका कथन है कि प्राचीन परंपराओं से विमोह, प्राचीन परंपराओं से विमोह, यानी कि विमोह होता है ना, आपका मोह छूट जाना, यानी कि उनसे अलगाव हो जाना। विमोह का त्याग आधुनिकता है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। थोड़ा सा महत्वपूर्ण था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था। बात कर लेते हैं आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। देखिए, यहाँ पे हमको बताएं, आपको मॉडर्निज्म, ये सब यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, आपको परीक्षा उपयोगी पढ़ना है बस इस समय। आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियाँ, क्योंकि आपको इस समय 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही करना है, उतना ही आप पढ़िए। साक्षात्कार जब आपके लगेंगे तो उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। बात कर लेते हैं आगे। आधुनिक काल में महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक एक लाइन से प्रश्न बनेगा। आधुनिक काल में गद्य और
काव्य या कहें पद्य। दोनों की अभिव्यक्ति, वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे कम ध्यान दिया कीजिए आप। अभिव्यक्ति का माध्यम, वैसे जो पुराने हैं वो समझ रहे होंगे, अभिव्यक्ति का माध्यम खड़ी बोली होना इस काल की प्रमुख उपलब्धि है। किस काल की? आधुनिक काल की, ठीक है, उपलब्धि है। आगे बात कर लेते हैं इसी तथ्य में। हिंदी काव्य की जो धारा पूर्ववर्ती काल से प्रभावित होकर प्रभावित होती चली आ रही थी, इस काल में स्वर बदल गया था। चली आ रही थी उसका इस काल में, यानी कि आधुनिक काल में स्वर बदल गया था। आपने समझ ही लिया है क्योंकि पहले हमने आपको समझा दिया है। स्वर बदल गया था, क्योंकि कई बार क्या हुआ था, लिखित इतना याद नहीं रहता जितना मौखिक सुना हुआ रहता है। इस काल में विशेषता है सबसे महत्वपूर्ण, इस काल में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, देश प्रेम, जन जागरण, विदेशी शक्तियों के प्रति तीव्र आक्रोश, शोषण तथा, यहाँ पे डेफिनेशन है पूरी, शोषण तथा अत्याचार के विरुद्ध, बाकी तो आप काल के समय में पढ़ेंगे ही, के विरुद्ध जनाक्रोश की भावना, जनाक्रोश की भावना आदि प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों में प्रमुखता से प्रकट होती हैं। प्रकट हो रही थी कीजिए, इस काल में ना हो रही थी। बात कर लेते हैं हेडिंग के रूप में सामाजिक परिस्थिति। दूसरे नंबर पे बात करें तो धार्मिक परिस्थिति। हम इनको मौखिक समझाएंगे, सिर्फ धार्मिक परिस्थिति, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, आप खुद से नोट कर लीजिएगा। अगला है आर्थिक परिस्थिति, और इसके बाद है साहित्यिक परिस्थिति। इसी के साथ में आप देखेंगे राजनीतिक परिस्थिति। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए, हम पहले ही बता रहे हैं कि आज थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, लेकिन विस्तृत पढ़ लेंगे। इसी के बाद में
आगे की जो 2 क्लास हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की। इन्होंने कहा है कि पारलौकिक विषयों को छोड़कर, जैसे कि हमने देखा था रीति काल में और आधुनिक काल मतलब आपके भक्ति काल में आप देख रहे थे कि ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास था। रीति काल में भी कुछ कुछ ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे राजाओं पे ज़्यादा भरोसा था। तो इन्होंने कहा है कि पारलौकिक विषयों को छोड़कर वर्तमान संदर्भों में साहित्य लेखन ही आधुनिक है। क्योंकि रीति काल भक्ति काल में आपने देखा था, आदिकाल की बात करें तो राजाओं के प्रति लेखन लिखा गया, भक्ति काल में बात करें तो ईश्वर के ही रूप पे लेखन किया गया, चाहे वो सगुण था, चाहे निर्गुण था, चाहे राम था, चाहे कृष्ण था, चाहे सूफी था, चाहे संत था। ठीक है। इसी के बाद में रीति काल में आपने देखा तो ईश्वर का भी कहीं ना कहीं रूप था, और ईश्वर का जो यहाँ पे रूप मिला है वो सगुण रूप में कृष्ण का ज़्यादा रूप मिला है। इसी के साथ में आपने देखा था कि राजा महाराजाओं की ही प्रशंसा ज़्यादा करके रीतिकालीन कवियों ने लिखी थी, जिसे आदिकाल में था। इसी को दृष्टि में रख के गणपति चंद्र गुप्त कह रहे हैं कि पारलौकिक यानी कि इन जो दूसरी सत्ताएं होती हैं इनको छोड़कर जो वर्तमान समाज पे और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इनको चित्रित करके जो लेखकों ने, कवियों ने जो लेखन किया है जनता को जागृत करने के लिए, क्योंकि रीति काल में कोई जनता जागृत नहीं हुई थी। भक्ति काल में जनता किस ओर जागृत हुई थी? वर्तमान परिवेश की जो समस्याएं थी उनसे जागृत नहीं थी जनता, वो सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने की, ईश्वर की सत्ता में अपने को लिप्त करने की प्रवृत्तियों में जागृत हुई थी। समाज की जो परिवेश की जो मतलब उस समय की जो वर्तमान परिस्थितियां थी, जैसा कि सती प्रथा वहाँ पे भी था, और बाकी भी बाल विवाह और शोषण शोषित ये सब वहाँ पे भी चल रहा था, भक्ति काल में भी चल रहा था, लेकिन जनता इनसे अपरिचित थी, उस समय पे जागरूक नहीं थी। और जो कवि लेखन लिख रहे थे वो भी जनता को जागृत नहीं कर रहे थे, वो जनता को सिर्फ ईश्वर के उन्मुख करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। हाँ, तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने लिखा था, रामचरितमानस है, हनुमान बाहुक है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, इन सब में उन्होंने कहीं ना कहीं उस समय के वर्तमान परिवेश का वर्णन किया था। ठीक है। लेकिन उन्होंने जो किया था उससे जनता नहीं समझ पा रही थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे गणपति चंद्र गुप्त कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान संदर्भों में, यानी कि इस समय जैसे कि आप देखेंगे, अगर आज के परिवेश में देखेंगे, आज का जो कवि लिखता है, अगर वो कोई उपन्यास लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, तो वो वर्तमान परिवेश को चित्रित करके लिख रहा है। यदि आप बात करें अभी ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है, तो अगर पर्यावरण दिवस अगर मनाया जा रहा है, या इस समय ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्याएं चल रही हैं, पानी की समस्या है, सूखा पड़ सकता है, वृक्षों का जो कटान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो इस समय जो कवि लिख रहा है वो इन संदर्भों को लाके लिख रहा है। आप अपने संदर्भों में लीजिए, यदि कोई अभी कविता लिखने को कहे, आप किस पे लिखोगे? आप अपनी बेरोजगारी पे लिखोगे, आपकी जो अपनी दैनिक समस्याएं हैं इस समय जनता की, उनको लेके लिखोगे। ठीक है, कि सरकार राशन नहीं दे रही है, या सरकार ये काम नहीं कर रही है, सरकार को इन संदर्भों में काम करना चाहिए। आप कविता के माध्यम से जनता को जागृत करोगे। वहीं पे गणपति चंद्र गुप्त कह रहे हैं कि पारलौकिक संदर्भों को छोड़कर, पारलौकिक विषयों को छोड़कर जो वर्तमान संदर्भों में जो काव्य लेखन लिखा गया, वास्तविक में वही आधुनिक था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पंक्ति में पूरा आधुनिक और जो इससे पाश्चात्य, इससे पहले का जो हमने काव्य देखा था, दोनों की आपने विशेषताएं देख ली होंगी। मुझे लग रहा है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा। बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। कहते हैं कि प्राचीन परंपराओं के विमोह का त्याग आधुनिकता है। इन्होंने सीधे सीधा कहा है, अगर यहाँ से कथन बनता है तो इतना ही बनेगा कि प्राचीन परंपराओं के विमोह के त्याग को आधुनिक काल कहने वाले आलोचक कौन है? तो वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। साफ शब्दों में एक लाइन में उन्होंने कथन कह दिया। आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियां क्या थी, बात कर लेते थोड़ा सा। तो पहले नंबर पे देखेंगे तो आधुनिक काल में गद्य और काव्य, यानी कि गद्य और पद्य दोनों की अभिव्यक्ति का माध्यम खड़ी बोली होना इस काल की प्रमुख उपलब्धि थी। यानी कि आधुनिक काल में जब हमने प्रवेश किया तो यहाँ पे खड़ी बोली जो है आपके इसमें आ गई थी, यानी कि खड़ी बोली का विकास यहाँ से होना शुरू हो गया है। देखेंगे कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे गद्य की और काव्य की दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई थी। इससे पहले हमने देखा था कहीं अवधि थी, कहीं ब्रज थी। अगर ब्रज भाषा में कहीं कहीं खड़ी बोली के मतलब नमूने मिले हैं, वो भी देखेंगे आगे किस किस रूप में मिले हैं, रचनाओं के माध्यम से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो खड़ी बोली। हिंदी काव्य की जो धारा पूर्ववर्ती काल से प्रभावित होती चली आ रही थी,
उसका इस काल में स्वर बदल गया था। यानी कि आपने देखा है कि पूर्ववर्ती काव्य में ब्रज अवधि या राष्ट्रीय चेतना नहीं थी, सामाजिक चेतनाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इन सब का स्वर यहाँ पे आके आधुनिक काल में परिवर्तित हो गया था, बदल गया था। ठीक है, जैसे राजाओं की प्रशंसा कर रहे थे तो यहाँ पे प्रशंसा नहीं हुई है, यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना का एक उद्गार हुआ है। ठीक है, इस काल में राष्ट्रीयता, देखिए क्या हुआ, राष्ट्रीयता बढ़ी, समाज सुधार के लिए आंदोलन हुए, देश प्रेम के लिए कवियों में उत्तेजना जगी। कवियों की जो लेखनी थी वो किस तरफ चली, देश प्रेम के लिए। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का आगमन हो गया था। जन जागरण, यानी कि जनता को जगाने का काम कवि करने लगे थे। ठीक है, विदेशी शक्तियों, यानी कि अंग्रेज जब भारत पे उन्होंने आक्रमण करे, अंग्रेज आ गए थे, तो यानी कि विदेशी शक्तियों के प्रति तीव्र आक्रोश, यानी कि जो कवि थे उनमें भी कहीं ना कहीं ज्वाला फूट रही थी, अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। शोषण, अंग्रेज शोषण कर रहे थे भारतीयों का, तथा अत्याचार के विरुद्ध, देखिए अनेक रूप से अत्याचार हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि पुरुषों पे ही अत्याचार हो रहे थे, महिलाओं पे भी अत्याचार हो रहे थे। ठीक है, अत्याचार के विरुद्ध जन आक्रोश की भावना, यानी कि जो जनता थी उसको, उस जनता का भी जो आक्रोश था विदेशियों के प्रति, वो भी कवियों ने लिखा है। आदि प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों में प्रमुखता से प्रकट हो रही थी। किस काल की विशेषताएं हैं ये सारी, आधुनिक काल की। आगे जब हम अपन देखिए अब क्या है, यहाँ से आपने समझ लिया है तो आपको पता है कि बेस जो है, मूल जो है, भारतेंदु युग द्विवेदी युग में क्या जो विषय वस्तु रहेगी वो रहेगी। ठीक है, कुछ की विषय वस्तु बदल जाती है। हमने क्या कहा कि एक साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। फिर एक जो समय होता है उसकी एक प्रवृत्ति की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है, फिर उसको उसी काल में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अन्य परिस्थितियों में थोड़ा सा। तो सामाजिक परिस्थितियों में आप इनको देख लिए हैं कि किस तरह से सामाजिक परिस्थितियाँ थी, कैसे शोषण हो रहा था। धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो धार्मिक में आप देखेंगे जैसे कि ईसाई धर्म प्रचार, क्योंकि मिशन जो प्रेस खोली जाने लगी थी, तो इस सब से, और जैसे कि आप देखेंगे कि जो संस्थाएं थी, जैसे ब्रह्म समाज हुआ, दयानंद आपके ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। इन सब संप्रदायों को हम अगली क्लास में देखेंगे, अगली में या उससे अगली क्लास में। तो ये सब जो थे आपके धार्मिक परिस्थितियां थी। आर्थिक परिस्थितियों में आप देखेंगे जैसे कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारत में आके व्यापार मतलब लूटा तो लूटा ही, व्यापार करने का एक अड्डा भी बना लिया था। ठीक है, आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इतिहास का विषय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जितना हम आपको समझाना चाह रहे हैं आप उतना समझिए। ठीक है, बात करते हैं साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्यिक परिस्थितियों की यदि आप बात करेंगे तो साहित्यिक परिस्थितियों में यहाँ पे जो उदय हुआ है वो बंगला साहित्य के लेखन से हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पे पत्र पत्रिकाएं निकली। ठीक है, और जैसे कि आप देखेंगे हिंदी साहित्य का जो हिंदी का जो पहला पत्र है, उसके बाद में किन किन भाषाओं में ये सब पत्र निकले, इनको भी हम जो महत्वपूर्ण हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय चेतना लेखन हुआ, पत्रकारिता। इस समय जो आप कवि देखेंगे ज़्यादातर जो कवि थे, लेखक थे, वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। वो कोई ना किसी पत्र का संपादन करते थे जिसके माध्यम से जनता को वो जगाते थे। तो साहित्यिक परिस्थितियाँ हो गई। राजनीतिक परिस्थितियों में आप देखेंगे तो जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड था, 1857 की क्रांति थी, तो ये सब आपके इसमें जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी इसमें आएगा। ठीक है, इसी के साथ में हमें लग रहा है आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। इसके बाद की जो आपकी क्लास होगी उस क्लास में आप देखेंगे, पहले ही बता दें, हिंदी आधुनिक काल का जो विभाजन है, आधुनिक काल का नामकरण है, किस कवि ने, किस आलोचक ने क्या नाम दिया है, समय सीमा क्या है, और उसके बाद में जो अभी हमने यहाँ पे आपको बात की थी धार्मिक परिस्थितियों की और साहित्यिक परिस्थितियों की, इनके संबंध में जो आपके संस्थाएं स्थापित हुई हैं। ठीक है, आर्य समाज हुआ, आपका ब्रह्म समाज हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी हुआ, सत्यशोधक समाज हुआ, जो परीक्षोपयोगी हैं उनको लेके आएंगे, कहाँ से स्थापना हुई, किस वर्ष हुई और कौन संस्थापक थे। इसी के साथ में जो यहाँ पे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिस्थितियों में आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं रही हैं उनसे भी आपको परिचय कराएंगे। और उसके बाद में हम प्रवेश भारतेंदु में नहीं करेंगे, आप चौंकिएगा नहीं, भारतेंदु में प्रवेश नहीं करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ है, खड़ी बोली में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं,
ठीक है। उसके बाद में फिर हम भारतेंदु युग में प्रवेश करेंगे। भारतेंदु युग से पहले की जो आपकी 3 से 4 क्लास रहेंगी वो इतनी महत्वपूर्ण रहेंगी कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो मिलेंगी तो सिर्फ DS एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो इसीलिए जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से कहिए, अगर कहीं से बच रहा हो तो आके पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए, जितना हो, जो भी आपको उचित कमेंट लगे वो आप कमेंट कीजिएगा। आपकी क्लासों की संख्या बढ़ा दी जा रही है और जैसा आपका सपोर्ट रहेगा वैसे ही क्लासों की संख्या आपको मिलती रहेगी। वैसे तो 3 क्लासेज शुरू में 1-2 दिन अभी आपको 2 क्लास मिलेंगे, उसके बाद में आपको प्रतिदिन 3 क्लासेज मिलेंगी। आधुनिक काल में चल रहे हैं और हमारा उद्देश्य इतना नहीं है कि हम आपको एक दिन में बहुत सारा पढ़ाएं, मास्टर वीडियो देखाएं, नहीं। हमारा उद्देश्य है कि हम थोड़ा पढ़ाएं लेकिन आप समझ लें। जितना हमने आपको पढ़ाया है, अगर आप इनके टू द पॉइंट अपने आप से मूल किताबों से या जो भी आपके पास सहायक किताबें हैं उनसे जब आप मिलाएंगे, आप यकीन मानिए कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ठीक है, आज की क्लास अभी यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में देखेंगे आधुनिक काल का नामकरण किस उद्देश्य से किस कवि ने किया, समय सीमा इतनी ही क्यों मानी, ठीक है। इसके बाद में फिर देखेंगे खड़ी बोली गद्य का विकास, ठीक है। और ये क्लासें कहीं नहीं मिलेंगी, हम फिर से कह रहे हैं, क्योंकि जो क्लासेस आपको हम दे रहे हैं या DS एकेडमी आपको दे रहा है वो फ्री तो दे ही रहा है। ये तो एक DS एकेडमी की अपनी सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरे यूट्यूब पे फुल कोर्स आपको फ्री दिया जा रहा है। और उससे भी बड़ी विशेषता है कि जो तथ्य आपने कहीं पेड होके ऑफलाइन या किसी भी कोचिंग संस्थान में या कहीं नहीं पढ़े होंगे, वो सभी तथ्य आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।